कमालपुरी नाम के एक छोटे से गांव में हर साल ठंड पड़ती थी, लेकिन इस बार ठंड कुछ अलग ही स्तर पर थी। जनवरी का महीना अभी शुरू ही हुआ था, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो सर्दी ने अपने चरण पर दस्तक दे दी हो। गांव के छोटे छोटे घरों की छतों सुबह ओस की जगह सफ़ेद बर्फ की परत से ढकी होती। पेड़ों की शाखाएं मानो ठंड से सिकुड़ गई थीं और सूरज भी ऐसा लगता था जैसे बादलों की मोटी चादर ओढ़े सो गया हो। रोहित अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक छोटे से मिट्टी के घर में रहता था। उनकी जिंदगी बड़ी मुश्किलों से कट रही थी। रोहित की माँ बूढ़ी हो चुकी थी और उनका शरीर भी कमज़ोर हो चुका था और उन्हें सुखा कर बेचता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसकी लकड़ियाँ इतनी सूखी होती थीं कि लोग उन्हें चूल्हे या अंगीठी में जला लेते थे। इसी वजह से पूरे गांव में उसकी लकड़ियों की खूब मांग रहती थी। रोहित के चाचा, जिनका नाम वीरपाल था, वे भी लकड़ियां बेचने का काम करते थे, लेकिन उनके काम करने का तरीका रोहित से अलग था। रोहित जहां ईमानदार, मेहनत से सूखी और अच्छी लकड़ियां बेचता था, वहीं वीरपाल ने अपने काम में चालाकी और बेईमानी को अपनाया हुआ था। वीरपाल लकड़ियां जंगल से लाकर घर के बाहर खुले में रख देते थे। ठंड और बारिश होने के कारण लकड़ियों पर पानी गिरता तो वे पूरी तरह से भीग जाती। भीगी हुई लकड़ियां भारी हो जाती और उनका वजन बढ़ जाता। वीरपाल को यह अच्छी तरह मालूम था कि वजन बढ़ने से लकड़ियों की कीमत बढ़ेगी, इसीलिए वह जानबूझकर अपनी लकड़ियों को सुखाने की जगह भीगी हुई हालत में ही बेच देता था। अरे वीरपाल भाई, मैं तुमसे लकड़ियां लेकर गया था, लेकिन वो तो जल ही नहीं पाईं। तुमने मुझे भीगी हुई लकड़ियां दे दी। अरे कैसी बातें कर रहे हो राम भाई, हमारे पास भीगी हुई लकड़ियां नहीं होती। हम तो हमेशा बढ़िया लकड़ियां बेचते हैं। भाई, बारिश और ठंड के मौसम में थोड़ा पानी लग जाता है, लेकिन मेरी लकड़ियां अंदर रखी होती हैं। ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है कि तुमने रोहित से लकड़ियां ली हों, उसकी लकड़ियां अक्सर नहीं जलती। वीरपाल इस तरीके से बेईमानी कर कर लोगों को बेवकूफ़ बना दिया करता था। बेटा रोहित, इधर आ। हाँ माँ, क्या हुआ? बेटा, मेरी दवाई ख़त्म हो चुकी है। अब बिना दवाई के तबीयत ठीक नहीं लगती। तू जब लकड़ियाँ बेचकर लौटे तो बाजार से मेरी दवाई ज़रूर लेते आना। माँ, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि दवाई ख़त्म हो गई है? आपकी सेहत कितनी ज़रूरी है। बेटा, तू पहले ही कितना काम करता है। सुबह से शाम तक लकड़ियाँ बेचने के लिए भागता रहता है। मैं हर बार तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी हालत देखकर कुछ नहीं मांगती। माँ, ऐसा मत कहा करो। आपकी सेहत मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप ठीक रहोगी तो मैं ठीक काम कर सकता हूँ। रोहित लकड़ियाँ बेचकर कुछ पैसे जुटाता है और फिर वैद्य जी के पास दवाई लेने के लिए पूरी उम्मीद और विश्वास के साथ जाता है। वैद्य जी, माँ की दवा दे दीजिए, ख़त्म हो चुकी है। अच्छा बेटा, तो तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है ना? हाँ वैद्य जी, माँ तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन बेटा, एक बात याद रखना, उसे कोई सदमा ना लग पाए। अगर उसके कोई सदमा लगा तो वह मर जाएगी। ठीक है वैद्य जी, मैं उन्हें कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। आप चिंता ना करें, माँ को कुछ नहीं होने दूंगा। वहीं दूसरी ओर काफ़ी तेज़ ठंड हो चुकी थी। जैसे जैसे रात का समय बढ़ रहा था, ठंड और भी अधिक पड़ रही थी। अब लकड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगी थी। अरे रोहित भाई, मुझे 20 किलो लकड़ियाँ दे दो। अरे भाई, मेरे पास इतनी नहीं है, मेरे पास केवल 10 किलो हैं। अरे रोहित भाई, तुम्हारे चाचा के पास तो इतनी ढेर सारी लकड़ियाँ हैं, उनसे तो कितनी चाहे ले लो। अरे भाई, उनकी बात अलग है। वह बेईमानी से परेशान होकर सौदा बेचते हैं और मैं ईमानदारी से काम करता हूँ। मैं तो बस सूखी लकड़ियाँ ही बेचता हूँ। ठीक है रोहित भाई, तुम जो कह रहे हो वो ही ठीक है। तुम मुझे केवल 10 किलो ही लकड़ियाँ दे दो। अगले ही दिन से ठंड काफ़ी तेज़ बढ़ जाती है और लोगों के बीच आग जलाने के लिए लकड़ियाँ नहीं रहती हैं। लकड़ियों की मांग काफ़ी बढ़ जाती है और तभी रोहित के पास लकड़ियाँ लेने वालों की लाइन लग जाती है। रोहित की लकड़ियाँ उच्च और गुणवत्ता के लिए काफ़ी मानी जाती थी, इसलिए लोगों की लंबी लाइनें लगने लगीं।